हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वीडियो सीरीज़ की इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है सदिश फलन का कर्ल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सदिश फलन का कर्ल क्या है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। माना किसी नदी में पानी का प्रवाह है, नदी हो सकता है, कोई नाला हो सकता है, कोई पाइप हो सकता है। तो इस नदी या नाले में से पानी एक निश्चित वेग v वेक्टर से बह रहा है। इसका वेग क्या है? निश्चित है, जो कि हमारा क्या है? सदिश फलन है। तो इस पूरे नाले में हमने माना कि इस स्थान पर नदी में पानी का बहाव एक समान है। इसको हम अगर ए स्थान दें, इस जगह को हम ए नाम दें, तो इसे ए पर पानी का प्रवाह है एक समान है। और अगर हम देखें कि इस पाइप के या नाले के किनारे पर पानी का बहाव किनारे पर कम है, तथा जैसे जैसे किनारे से दूरी बढ़ती जाती है पानी का प्रवाह का बहाव है वो बढ़ता जाता है। एक तीसरी स्थिति लेंगे जहाँ पर माना कि पानी का प्रवाह विक्षुब्ध है और पानी इस तरह से बह रहा है, मतलब एक जगह पे मान लिया पानी में विक्षुब्ध प्रवाह है। ठीक है, तो इस तरह की तीन स्थितियां हैं। इन तीनों स्थितियों के लिए यहाँ पर जो हमारा सदिश फलन है वेग, उसके लिए हम अलग अलग क्या देखेंगे? स्थिति देखेंगे। तो देखिए, अगर इस ए स्थिति में हमने यहाँ पर कोई लकड़ी का पतला टुकड़ा रख दिया, लकड़ी की पतली सी लकड़ी हमने यहाँ पर रख दी, तो हम क्या देखेंगे कि पानी के बहाव के साथ ये लकड़ी आगे की ओर बहती जाती है। ऐसे ही अगर इस जगह को हम बी से लिखें, तो बी पर अगर हमने यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा है, पतली लकड़ी का टुकड़ा, तो अगर इसको हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि ये लकड़ी का टुकड़ा आगे तो जा रहा है, लेकिन ये समानांतर ना जाके क्या हो रहा है? घूम रहा है, थोड़ा सा कर्ल हो रहा है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखेंगे, तो ये लकड़ी का टुकड़ा क्या करेगा? ये लकड़ी का टुकड़ा बहुत तेज गति से क्या करेगा? घूमने लग जाएगा पानी के बहाव के साथ साथ। तो यहाँ पर देखिए, पानी बह रहा है, इसमें हमने तीन स्थितियां ली जहाँ पर बहाव एक समान था, लकड़ी का टुकड़ा समानांतर रूप से आगे बढ़ रहा था। स्थिति बी पर लकड़ी का टुकड़ा आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन क्या हो रहा था? घूम रहा था, कर्ल हो रहा था। ऐसे ही स्थिति सी पर क्या हो गया? ये बहुत तेज गति से घूम रहा था। तो यहाँ पर देखिए, इनको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लकड़ी का टुकड़ा था वो क्या हो गया? कर्ल हो गया। और यहाँ पर कर्ल का मान 0 नहीं होगा। फंक्शन का अगर v वेक्टर है तो कर्ल v वेक्टर का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? कर्ल कर रहा है, यहाँ पर कर्ल आ गया है। लेकिन इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी तरह का कोई कर्ल नहीं है, तो इसे बोलते हैं यहाँ पर किसी भी फंक्शन के लिए यहाँ वे सदिश हमारा वेग है, तो यहाँ पर ये क्या होगा? कर्ल ऑफ v वेक्टर होगा 0। ऐसे ही स्थिति सी पे कर्ल का मान 0 नहीं होगा। तो ये सारे कर्ल का ये फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। अगर डेली लाइफ में हम एग्जांपल्स में देखें तो कर्ल का ये मतलब होता है। अब देखिए, कर्ल को हम लिखते कैसे हैं? कर्ल ऑफ किसी भी वेक्टर का कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन ए इज इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं, देखिए ये नेबुला ऑपरेटर है, हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर के साथ में। तो कर्ल का ये मतलब होता है, मैथमेटिकल मीनिंग ये होता है कर्ल का कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है डेल क्रॉस ऑफ ए वेक्टर। तो अब हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, अब हम इसको जनरलाइज करते हैं। माना कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई में कोई सदिश क्षेत्र एक समान रूप से है। सदिश क्षेत्र कोई भी हो सकता है, विद्युत क्षेत्र हो सकता है, गुरुत्वीय क्षेत्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हम इसको नॉर्मल ए से लिखेंगे। तो माना एक समान सदिश क्षेत्र है, तो ये एक समान सदिश क्षेत्र को जिनका परिमाण समान है यहाँ पर और दिशा भी इनकी क्या है? समान है। तो हमने एक समान सदिश क्षेत्र लिखा। तो देखिए, यहाँ एक चीज़ और है, जिस तरह से डाइवर्जेंस किसी भी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस किसी पॉइंट का होता है, वैसे ही यहाँ पर भी
कर्ल किसी पॉइंट पे होगा, सदिश क्षेत्र के किसी पॉइंट पर कर्ल होगा। तो माना हम यहाँ पर क्या निकालना चाह रहे हैं, कर्ल का मान निकालना चाह रहे हैं। तो कर्ल का मान निकालने के लिए इसमें इस पॉइंट के चारों ओर 2D में एक पृष्ठ खींचते हैं। कर्ल का मान निकालने के लिए माना ये पृष्ठ कितना है, डेल एस है, बहुत ही अल्पांश, इस बिंदु के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं। तो देखिए ये क्षेत्रफल किस को बद्ध करने वाली जो लाइनें हैं, इन पर अगर कर्ल का मान देखें तो इस लाइन पर एक कर्ल का मान माना ए आता है। अगर वाई एक्सिस में जाते हैं तो वाई एक्सिस में सदिश क्षेत्र की दिशा एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में इसका मान होगा 0। और यहाँ अगर अपोजिट डायरेक्शन में चले, सदिश क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर कर्ल का मान हो जाएगा -a, क्योंकि हम सदिश क्षेत्र के अपोजिट में जा रहे हैं। और जब हम इस सदिश क्षेत्र की डायरेक्शन में जा रहे थे तब इसका मान a था, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा -a, और वाई एक्सिस इसकी कैंसिल हो गई। तो टोटल जो कर्ल है यहाँ पर, वो टोटल कर्ल ए वेक्टर का बिंदु P पर क्या आ गया, a - a = 0। इसी अर्थात एक समान क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर कर्ल का मान क्या होता है, 0। जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में यहाँ लिखा था, पॉइंट ए पर जो लकड़ी का टुकड़ा था वो समान वेग से गति कर रहा था, कोई भी कर्ल नहीं था। इस पॉइंट पर कर्ल कितना था, 0 था। तो इस तरह से कर्ल आ गया 0। ऐसे ही अगर हम देखें कि हमारे पास विद्युत क्षेत्र असमान है। विद्युत क्षेत्र असमान होने का मतलब है इस तरह का कोई विद्युत क्षेत्र है, इस तरह का विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा एक्स एक्सिस में है पुनः। तो यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर कोई पॉइंट P लेते हैं और इस पॉइंट पर हमें इस विद्युत क्षेत्र के लिए कर्ल का मान ज्ञात करना है। तो इस पॉइंट के चारों ओर हम क्या करेंगे, एक पृष्ठ ड्रॉ करते हैं। एक वर्गाकार पृष्ठ ड्रॉ कर दो, आयताकार कर दो, जैसा भी आप एक पृष्ठ ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट P के चारों ओर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस नीचे वाली लाइन पे देखें तो यहाँ पर कर्ल का मान कितना होगा, माना a मान लिया हमने, कर्ल का मान है a, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, वाई एक्सिस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और ऊपर वाली, अगर इसके ऊपर वाली लाइन पे देखें तो हम विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर मान हो जाएगा, पहले तो माइनस में आएगा और दूसरा इसका मैग्नीट्यूड b होगा, जहाँ b का मान a से ज़्यादा होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र y एक्सिस में बढ़ रहा है। विद्युत क्षेत्र का मान y एक्सिस की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, तो b का मान a से ज़्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ पर कर्ल की वैल्यू निकालेंगे तो कर्ल ऑफ a वेक्टर यहाँ पर नॉन ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका मान है a - b, नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन क्या आएगा, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी। तो ये है असमान क्षेत्र में कर्ल का मान कैसे ज्ञात करते हैं। ऐसे ही हम एक विक्षुब्ध क्षेत्र ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा विद्युत क्षेत्र कुछ इस तरह का है, जैसा कि हमने यहाँ C पॉइंट पे ये विक्षुब्ध क्षेत्र लिखा था। माना कि हमारा क्षेत्र कुछ इस तरह का है, हमारा विद्युत क्षेत्र इस तरह से है, विक्षुब्ध तरह से है। तो हमें इसके किसी भी पॉइंट पर, ये बहुत सारे होंगे यहाँ पर, हमें इसके किसी भी पॉइंट, माना यहाँ पर किसी पॉइंट P पर हमें कर्ल का मान ज्ञात करना है। तो इस पॉइंट P के चारों ओर हम क्या करेंगे, एक बद्ध पृष्ठ का निर्माण करेंगे। तो उस बद्ध पृष्ठ पे मान लीजिए ये हम छोटा सा बद्ध पृष्ठ का निर्माण कर रहे हैं, इसी पे ही करें। तो हम इसी की डायरेक्शन में अगर चलें, पृष्ठ का निर्माण इस तरह से करें, तो देखिए यहाँ पर हम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ मान होगा। मान लीजिए ये है a। अब जब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तब भी हम विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में जा रहे हैं, सॉरी, अगर विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र, और कोई भी सदिश क्षेत्र है, सदिश क्षेत्र की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ भी मान कितना हो जाएगा, a। और अगर यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, सदिश क्षेत्र की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ भी मान a होगा और यहाँ भी मान a होगा, और इन सब का सम हो जाएगा पॉइंट P पर कर्ल का मान, जो कि बहुत अधिक होगा। और यहाँ पर कर्ल का मान क्या होगा, अधिक होगा।
कर्ल ऑफ ए वेक्टर का मान नॉन ज़ीरो होगा और इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। अगर दोनों में हमने विद्युत क्षेत्र लिए तो विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र लिया तो गुरुत्वीय क्षेत्र, कोई भी सदिश क्षेत्र हो सकता है। और यहाँ पर ये स्थिति बनेगी इस पॉइंट सी की तरह, और लकड़ी का गुटका बहुत तेज गति से क्या करेगा, रोटेट करेगा, कर्ल करेगा। तो ये है कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस। और इसको अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, ये लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अपॉन में डेल एस, जहाँ पर डेल एस का मान क्या होता है, टेंस टू ज़ीरो होता है। तो ये है कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ये कैसे आता है ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसका डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पर ये है। और इनका जो लाइन इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है। इसका मतलब ये होता है, इस तरह से कर्ल ऑफ ए वेक्टर है वो क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एल से वेक्टर से क्या करती है, बिलोंग करती है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर। डेल क्या है, डेल्टा क्या है, एक सदिश राशि है, ए वेक्टर क्या है, एक सदिश राशि है, और दोनों सदिश राशि का डॉट प्रोडक्ट होता है एक सदिश राशि। अर्थात यहाँ पर जो हमने ये लिखा है ये मैग्नीट्यूड है, इसकी कुछ दिशा भी होगी, उसकी दिशा को एन कैप से लिखते हैं और दिशा निकालते हैं लेफ्ट हैंड रूल से, दाहिने हाथ के नियम से। दाहिने हाथ का नियम किस तरह से लगता है कि देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हम इस बी पॉइंट पे देखना चाहें तो हमारी ये जो लकड़ी थी, लकड़ी का गुटका था, ये किस डायरेक्शन में रोटेट होता है, उसी डायरेक्शन में हम अपने दाहिने हाथ की इन चारों अंगुलियों को रोटेट करते हैं। और इनको जब इस तरह से रोटेट करते हैं तो अंगूठा जिस दिशा में होता है वो दिशा होती है उस सदिश क्षेत्र के कर्ल की। तो अगर इसको यहाँ से हम रोटेट करें तो इस क्षेत्र में होगा, तो यहाँ पर इसमें सदिश, ये जो कर्ल है सदिश क्षेत्र का, इसकी दिशा क्या होगी, इस बोर्ड से बाहर की ओर होगी, ये इसकी दिशा होगी। ऐसे ही अगर हम सी पॉइंट पे देखें तो सी पॉइंट पे देखिए सदिश जो क्षेत्र है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो हमारे दाहिने हाथ की अंगुलियां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगी और अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा, अर्थात बोर्ड के अंदर की ओर अंगूठा है, तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा वो कर्ल के, उस सदिश क्षेत्र के कर्ल की डायरेक्शन को दिखाएगा। तो इसकी डायरेक्शन को इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं।